In this part of the conjunction, students, we will talk about the confusing conjunctions. Again, I am repeating, in this part, we will talk about the confusing conjunctions. There are so many conjunctions in the language. When it comes to their usages, हम बहुत confuse हो जाते हैं. हमें जितनी भी confusing होती है वो सारी conjunctions में नहीं होती, उनके आपस में मिलते जुलते वर्ड्स के साथ होती है. जैसे ईदर और में और हार्डली और व्हेन में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हार्डली एंड स्कार्सली, दोनों का मीनिंग लगभग एक जैसा है, मुश्किल से. ओके, दोनों का मीनिंग हिंदी में मुश्किल से होता है ना. तो व्हेन इट कम्स टू चूज बिटवीन हार्डली एंड स्कार्सली, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि मीनिंग सेम है. तो कंफ्यूजिंग कंजंक्शन में हम उन्हीं कंजंक्शंस की बात करेंगे जिनका मीनिंग सेम होता है लेकिन एप्लीकेशन बिल्कुल ऑपोजिट है. तो अगर हम ध्यान दें हमारी पहली कंजंक्शन पे, ओके, पहली कंजंक्शन में हियर वी विल टॉक अबाउट एज, since and because. How many conjunctions are there? There are 3 conjunctions: as, since and because. अब जब इनके usages की बात आती है कि and, since and because use कहाँ पे होते हैं, तो आप याद रखेंगे can express reason. जब भी आपको किसी भी चीज़ का जो है कारण एक्सप्लेन करना हो कि ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, तब आप एज, सिंस और बिकॉज का यूज़ करेंगे. तो देखिए अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. इतनी ज़्यादा कंजंक्शंस में थे, अब आपको पता चल गया कि जब भी मुझे रीज़न बताना होगा, कारण बताना होगा किसी काम के होने का, किसी घटना के होने का, तो कारण बताने के लिए लैंग्वेज मुझे 3 कंजंक्शंस देती है: एज, सिंस एंड बिकॉज. अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स सी 2 एग्जाम्पल्स. फर्स्ट पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते समय हम एज, सिंस या बिकॉज को समझेंगे हमने कैसा यूज करना है. मैंने यहाँ पे लिखा आई डिड नॉट गो टू द ऑफिस बिकॉज इट वॉज रेनिंग. ओके, देयर इज अ स्टेटमेंट. अब एक स्टेटमेंट और लिखते हैं हम, इसी को लिखते हैं बदल के. आई डिड नॉट गो टू द ऑफिस बिकॉज आई मेट विद एन एक्सीडेंट. ओके, अगर आप ध्यान से इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखें, इन दोनों स्टेटमेंट्स में काम जो है वो ये है कि आप ऑफिस नहीं गए. आप ऑफिस नहीं गए. ऑफिस नहीं जाने का कारण क्या है? देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट रीजन ओनली. ऑफिस नहीं जाने का कारण क्या है? पहले में कारण था बरसात का होना, दूसरे में कारण था एक्सीडेंट का हो जाना. फाइन. तो इसको पहले तो समझिए, कारण कहते किसको हैं? इसको कहते हैं कारण, कि काम क्यों नहीं हुआ. काम इस वजह से नहीं हुआ, बरसात हो गई, और काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया. अब पढ़ने में ये दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही हैं. आई डिडंट गो टू द ऑफिस बिकॉज इट वॉज रेनिंग, एंड आई डिडंट गो टू द ऑफिस बिकॉज आई मेट विद एन एक्सीडेंट. पढ़ने में दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इनमें ग्रामेटिकल एरर है. अब वो एरर हमें कैसे पता चले? अब ये तीनों ही आपको क्या बताते हैं? रीजन बताते हैं, लेकिन इनका रोल अलग अलग है. When it comes to as and since, they can explain mild reasons. माइल्ड रीजन का मतलब समझते हो ना आप? माइल्ड का मतलब होता है हल्के फुल्के कारण. हल्के फुल्के मतलब जैसे मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि कल मेरी बुआ जी आ गई थी, तो बुआ जी हमारी किताबें थोड़ी फाड़ रही थी, हम बैठ के पढ़ सकते थे. ठीक है. मैंने दवाई इसलिए नहीं खाई क्योंकि मैं भूल गया, क्योंकि मैं सो गया. तो ये हल्के फुल्के कारण है, आपकी नेग्लिजेंस दिखाते हैं. ओके, आपकी नीयत दिखाते हैं कि आप करना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए नहीं हुआ. तो दिस इज कॉल्ड माइल्ड रीजन. और बिकॉज कब आता है? जब आपको दिखाना होता है
स्ट्रॉन्ग रीजन। जैसे मैडम पूछे कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, मैडम मैं कल स्कूल इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरे दादाजी की डेथ हो गई। मेरे दादाजी नहीं हैं तो आई कैन टेक दिस एग्जाम्पल, डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो घर में किसी की डेथ हो जाना इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। घर में किसी की डेथ हो गई है, और ख़ास करके दादाजी की, जो मैं उन्हीं के घर का हिस्सा हूँ, ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई है और मैं अगले दिन कहूँ मम्मा मुझे स्कूल भेज दो, तो मुझे मार पड़ेगी कि हैव यू गॉन मैड, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। तो आप देखिए दोनों स्टेटमेंट में से कहाँ आपका कारण स्ट्रॉन्ग है, कहाँ आपका कारण माइल्ड है। अब देखिए बरसात नहीं हुई इसीलिए आप ऑफिस नहीं गए, तो बरसात होने की वजह से ऑफिस ना जाना कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। फ्लड नहीं आ गया था, सिर्फ बरसात हो रही थी। यू कैन यूज अम्ब्रेला, है ना, यू कैन हायर अ टैक्सी, यू कैन गो विद बाय अ कैब। जाना चाहते तो मल्टीपल ऑप्शन होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि सारा ऑफिस ही एब्सेंट होगा बरसात की वजह से, आप नहीं गए। तो आपका जो एक्सक्यूज है वो बड़ा माइल्ड सा है, तो यहाँ बिकॉज आपका हो गया गलत। यहाँ पे यू कैन यूज सिंस और एज। अगर आपके मन में ये डाउट आए कि मैडम एज लगाएं कि सिंस लगाएं, तो बिल्कुल डाउट नहीं रखना है मन में, एज और सिंस दोनों ही जस्टिफाइड है। आई डिडंट गो टू द ऑफिस एज इट वॉज रेनिंग, आई डिड नॉट गो टू द ऑफिस सिंस इट वॉज रेनिंग, ये दोनों ही सही हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है वो बिकॉज लगा के दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सिंस लगा दे और आप काट के एज कर दो, नो, एज एंड सिंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सिंस लगाओ या एज लगाओ दोनों करेक्ट हैं, लेकिन बोथ बिकॉज नहीं लगना चाहिए। लेकिन इस स्टेटमेंट में आप इसीलिए नहीं गए क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, तो ये जो आपका रीज़न है स्ट्रॉन्ग रीज़न है। एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, अब यहाँ ऑफिस नहीं आ सकते, बट ऑब्वियस हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या फिर हमें इतनी चोट लगी जाती है कि हम घर वापस आ जाएं। कपड़े वपड़े तो ख़राब हो ही जाते हैं, हम उन ख़राब कपड़ों से ऑफिस नहीं जा सकते। अगर हमें कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं होता तो भी एक्सीडेंट हुआ है तो कपड़े तो ख़राब मिनिमम हो ही जाएंगे, तो उन ख़राब कपड़ों के साथ ऑफिस नहीं जाया जा सकता। ये आपका जो रीज़न था वो स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे लगा बिकॉज। एक बार रिपीट कर रही हूँ, एज, सिंस और बिकॉज तीनों के तीनों ही जो हैं रीज़न एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इन तीनों को यूज़ करते समय आपको ध्यान देना है कि आपका कारण कैसा है। अगर आपका कारण माइल्ड है, हल्का फुल्का है, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप एज या सिंस लगाएंगे, नहीं तो आप वहाँ पे लगाएंगे बिकॉज। अब ध्यान से देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी तरफ से है कि मैं ऑफिस इसलिए नहीं गया क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था। अब इसको ज़रा हम पलट के देखते हैं। मुझे लगता है इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, तो मैं ये एग्जाम्पल तो एटलीस्ट रिमूव कर सकती हूँ। अब आपने यहाँ पे मैंने टाइटल बनाया प्रिकॉशन रिलेटेड टू बिकॉज। अब आपको इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि बिकॉज, एज और सिंस कारण बताते हैं। एज और सिंस का कारण माइल्ड होता है, लेकिन बिकॉज का कारण स्ट्रांग होता है। अब आपने प्रिकॉशन पढ़नी है कि बिकॉज के रिलेटेड प्रिकॉशन क्या है। अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, द स्टेटमेंट इज द रीजन वाई ही did not come because he met with an accident। ओके, पहला कारण आपने बताया था कि मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया। दूसरा कारण कोई और बता रहा है कि वो क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। अभी भी कारण ही बताया जा रहा है और कारण अभी भी स्ट्रांग है कि एक्सीडेंट हो गया इसीलिए नहीं आया। फिर से सुनिए, यहाँ इस स्टेटमेंट में कोई आपके बिहाफ पे बात कर रहा है। पहले आपने बोला कि मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया, यहाँ कोई आपके बिहाफ पे बात कर रहा है कि वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका जो है एक्सीडेंट हो गया है।
कारण अभी भी बताया जा रहा है ना, क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है। तो कारण क्या है नहीं आने का, एक्सीडेंट होना। और कारण अभी भी स्ट्रांग है, कारण स्ट्रांग होता तो हम क्या लगाते हैं, बिकॉज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन एंड वाई। ओके, तो आपको याद रखना है रीजन इज नॉट फॉलोड बाय because, instead of because, use that। ठीक है बच्चा, मुझे लगता है अब ये बात आपको क्लियर हो गई है कि रीज़न अभी भी स्ट्रांग है कि एक्सीडेंट हो गया, वो इसलिए नहीं आया। लेकिन अब आपको याद रखना है कि जिस स्टेटमेंट में रीज़न और वाई दिया हो उस स्टेटमेंट में बिकॉज नहीं लगता, उसकी जगह पे लगता है दैट। ओके, तो अब आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं, अब आपको याद रखना है कि एज, सिंस और बिकॉज कारण बताते हैं, किसी के काम के ना होने का रीज़न बताते हैं। अगर रीज़न माइल्ड हो, हल्का फुल्का हो, जिसको मैनेज किया जा सकता था, जिसको इग्नोर किया जा सकता था, तो एज या सिंस दोनों में से कुछ भी लग सकता है, दोनों जस्टिफाइड होते हैं। लेकिन अगर कारण स्ट्रांग हो तो बिकॉज लगता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कारण वाली स्टेटमेंट में अगर रीजन के साथ वाई आ गया, फिर आपको उस स्ट्रॉन्ग कारण को दिखाने के लिए बिकॉज की जगह पे दैट लगाना पड़ेगा। ये मैंने आपका पॉइंट यहाँ पे लिख भी दिया। तो एक बार फिर से, अगर रीजन स्ट्रॉन्ग है तो बिकॉज लगेगा, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग रीजन वाली स्टेटमेंट में अगर रीजन और वाई आ गया है तो फिर स्ट्रॉन्ग कारण दिखाने के लिए बिकॉज नहीं लग सकता, तब लगेगा दैट इट इज ऑल अबाउट एज, सिंस, बिकॉज, रीजन एंड वाई। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रपोजिशन क्या, नेक्स्ट कंजंक्शन क्या कहती है। चलिए अब एज, सिंस, बिकॉज और रीजन और वाई के बाद जो नेक्स्ट हमको कंजंक्शन पढ़नी है वो कंजंक्शन आई गेस हम सबको बहुत कंफ्यूज करती है। कभी ना कभी हम उसको पढ़ते पढ़ते गलती कर ही देते हैं। और उस कंजंक्शन का नाम क्या है, बट ऑब्वियस उसका नाम है अनलेस वर्सेस अनटिल। ठीक है, अनलेस और अनटिल सबको कंफ्यूज करती है। तो इसमें अब से हमें कंफ्यूजन नहीं होगा अगर हम याद रखेंगे जो अनटिल होती है ये टाइम ओरिएंटेड होती है। अनटिल में आपको किसी काम से रिलेटेड समय दिया जाता है, और जो अनलेस होती है ये प्री कंडीशनल होती है। अभी मैं लिख रही हूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ समझना है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ओके, चलिए अब पहले इसके मीनिंग पे बात करते हैं, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अनलेस प्री कंडीशनल होती है या एक्शन ओरिएंटेड होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक काम किसी दूसरे काम पे निर्भर कर रहा होता है। मतलब दो काम होंगे जो आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। अगर जब तक पहला काम नहीं होगा आपका दूसरा काम नहीं हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अनलेस यू वर्क हार्ड you won't succeed। ओके, दिस इज माई स्टेटमेंट। अब इसमें कितने काम हैं, दो हैं। जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। एक्शन ओरिएंटेड हो गया ना, काम करना पड़ेगा तुम्हें। क्या काम करना है, हार्ड वर्क करना है। और प्री कंडीशन क्या है, अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो पहले तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो प्री कंडीशन का मतलब ही यही है कि एक काम के पहले
कोई शर्त रखी गई है, जब तुम उस शर्त को पूरा करोगे तभी जाके आपका दूसरा काम होगा। जैसे हम लिख सकते हैं, unless the train gets signal it won't run। जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं चलेगी। तो एक्शन ओरिएंटेड हो गया। एक्शन क्या है? ट्रेन का चलना। लेकिन प्री कंडीशनल क्या है? चलने के पहले की शर्त क्या है? उसको सिग्नल मिले। ओके, तो अनलेस का मीनिंग होता है दो एक्शन गिवन होंगे, एक एक्शन दूसरे एक्शन पे निर्भर कर रहा होगा, जिसको हम कहते हैं प्री कंडीशन। ओके, अब आ जाओ अनटिल पे। अनटिल टाइम ओरिएंटेड होता है। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी यहां पे, अनटिल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई विल लिसन टू म्यूजिक until I feel sleepy। तो क्या कहा हमारी स्टेटमेंट में? हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि मैं तब तक गाने सुनूंगा जब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तो गाने सुनना कब तक चलेगा? कितना टाइम चलेगा? जब तक उसे नींद नहीं आएगी। जैसे ही उसे नींद आ गई वो गाने सुनना बंद कर देगा। तो वो कितनी देर गाने सुनेगा ये कहा नहीं जा सकता। पॉसिबली उसे 5 ही मिनट में नींद आ जाए, पॉसिबली वो 2 घंटे ना सोए और गाने सुनता रहे। तो उसका सोना उसके नींद आने पे डिपेंड करता है, और जब तक नींद नहीं आएगी तब तक उसने गाने सुनने हैं। तो कितनी देर गाने सुने जाएंगे, इस ड्यूरेशन को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा टाइम ओरिएंटेड सिचुएशन आ गई। तो अब मुझे नहीं लगता आप कभी भी कंफ्यूज होंगे जब भी हम बात करते हैं अनलेस की। अनलेस में 2 एक्शन होते हैं, एक एक्शन दूसरे एक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है, या यूं कह लो एक काम को करने के लिए आपको किसी शर्त को पूरा करना होता है, और जो शर्त होती है वो अनलेस के साथ लिखी होती है, और जो अनटिल होता है उसमें आपको टाइम पे निर्भर रहना पड़ता है। जब तक टाइम नहीं आ जाता तब तक आपका काम होगा नहीं होता है। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट बात, until and unless are negative in their meaning। until और unless क्या है? अपने आप में ही नेगेटिव हैं। दूसरी बात, नो, नॉट, नेवर, do not use anything like this after them। तो उसने क्या कहा? आपको याद रखना है नो, नॉट, नेवर, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट, कोई भी ऐसा वर्ड जो नेगेटिव फीलिंग देता हो, उन वर्ड्स को इनके बाद यूज़ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने आप में नेगेटिव होते हैं, तो इनको दोबारा नेगेटिव फॉलो नहीं करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, विल, शैल, would, should, never use them after unless। will, shall, would और should को कभी भी अनलेस और अनटिल के साथ में यूज नहीं किया जाता। आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं मैंने। पहली, ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं, इनको दोबारा नेगेटिव फॉलो नहीं कर सकता। और उसके बाद आपने याद रखना है अनटिल और अनलेस के बाद विल, शैल, वुड और शुड नहीं आता। अब हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं जिसमें हमने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट्स हम
आपको जो है क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा, मेरी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट मुझे क्या कह रही है, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले अनलेस it will not stop raining। देखो मैंने 3 बातें लिखी और मैंने तीनों कंडीशंस इस पे अप्लाई कर दी। I'm not going to play, मैं खेलने नहीं जा रही हूँ, unless it will stop raining। तो मेरा एक्शन दूसरे एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, 2 एक्शन हो रहे हैं मेरा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम इधर अल्टिल लगा दो, क्योंकि टाइम की बात है। टाइम की बात थोड़ी है, मुझे थोड़ी पता है बरसात कितनी देर में रुकेगी, मुझे टाइम पता ही नहीं है। ये अनलेस प्री कंडीशनल है कि मैं कब खेलने जाऊंगी। उसकी कंडीशन मैंने क्या लगा दी, उसकी कंडीशन मैंने ये लगा दी कि मैंने तब खेलने जाना है जब बरसात रुकेगी। तो मेरा एक्शन किस एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे एक्शन पे। और दूसरा एक्शन क्या है, बरसात का रुकना। तो पहला पॉइंट देखो, ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं तो इनके बाद नो नॉट नेवर नहीं आता। तो पहले तो इस नॉट को काटो, क्यों, क्योंकि अपने आप में नेगेटिव है तो इसके बाद नॉट नहीं आएगा। बेटा इनके बाद नॉट नहीं आता, ये वाला हिस्सा काट दोगे, ये वाला नॉट काट दोगे तो फिर स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं रहेगी। ये वाले हिस्से में तो अनलेस और अनटिल नहीं आया, जिस हिस्से में अनलेस और अनटिल आते हैं उस हिस्से में नो नॉट नेवर नहीं आता। तो यहाँ पे अनलेस है, ये अपने आप में नेगेटिव है तो इस वाले नॉट को काट दो। ओके दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इनको विल शैल विल वुड और शुड फॉलो नहीं करते तो इस विल को भी काट दो। तो जब ये दोनों कट गए तो हमारे पास क्या बच गया, स्टॉप बच गया। स्टॉप क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, किसके लिए यूज हुई है, इट के लिए। इट क्या है, सिंगुलर है। अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, मतलब आपकी बात बन गई है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो इस स्टॉप को बदल दो स्टॉप्स में। समझे, कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ आपको कंडीशन बताई है कि अनलेस के बाद नेगेटिव नहीं आता, नो नॉट नेवर किसी भी तरीके से नहीं आता। तो पहले तो हमने नॉट को काट दिया, फिर सीधा रह गया था विल। फिर दूसरी कंडीशन कहती है इनके बाद विल शैल वुड शुड भी नहीं आता तो विल को भी काट दिया। अब बच गया था विल और नॉट काटने के बाद इट स्टॉप रेनिंग। स्टॉप जो है वर्ब की फॉर्म है और वो इट के लिए लगी हुई थी। सिंपल V1 कब लगती है, जब सिंपल प्रेजेंट होता है, और सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है। दिस इज ऑल अबाउट अनलेस और अनटिल। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड टिल। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हुआ। बेटा अनटिल और टिल में कोई डिफरेंस नहीं है। अनटिल जो है कंजंक्शन है, टिल जो है प्रेपोजिशन है। अगर आप प्रेपोजिशन का चैप्टर ध्यान से देखेंगे तो जब मैंने आपको बाय पढ़ाया है तो मैंने बाय का जो सेकेंडरी यूज है वो टिल बताया है कि बाय या टिल का मीनिंग होता है तक। तो टिल एक प्रेपोजिशनल पार्ट हो जाता है और अनटिल एक कंजंक्शनल पार्ट है। और वैसे भी अगर मैं आपको समझाऊं तो टिल जो है वो अनटिल का हिस्सा है। टिल अनटिल में से ही निकला है तो उसका कोई अलग फंक्शन नहीं है। जब हम इनके यूसेजेस की बात करते हैं तो ये थोड़ा इर्रेगुलर होता है, जिसको हम कह सकते हैं इनफॉर्मल है। ये इसका फॉर्मल यूज नहीं होता है, थोड़ा इनफॉर्मल है। तो लैंग्वेज इसको, जो पॉलिश्ड लैंग्वेज है, जो ग्रामेटिकल लैंग्वेज है, जो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, वो इसको यूज करना अवॉइड करती है। लैंग्वेज अवॉइड्स इट बिकॉज इट इज इनफॉर्मल। तो टिल कोई अलग से कहानी नहीं है, टिल अनटिल का ही हिस्सा है। तो टिल इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि ये रग्ड वर्ड है, ये सोफिस्टिकेटेड वर्ड नहीं है। तो जहां पे भी आपको लगे टिल आना चाहिए, अनटिल की जगह पे टिल क्यों नहीं लगाते, तो आप हमेशा याद रखना कि ये इनफॉर्मल है, इसलिए लैंग्वेजेस को सोफिस्टिकेटेड ग्रामर में यूज नहीं करती है। दिस इज ऑल अबाउट अनलेस एंड अनटिल। याद रखने वाली बात यह है, अनलेस प्री कंडीशनल होता है, एक एक्शन दूसरे एक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अनटिल टाइम ओरिएंटेड होता है। अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव होते हैं तो इनके
इनके बाद नो, नॉट, नेवर नहीं आता और इनके साथ विल, शैल, वुड, शुड भी नहीं आता। जैसे ही आप विल, शैल, वुड, शुड को काटते हैं आपकी स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसफर हो जाती है। और सिंपल प्रेजेंट में अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा दीजिए। एक वचन नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है, तो अपने सब्जेक्ट को अपनी वर्ब के साथ ऐसा ही छोड़ दीजिए जैसा करेक्शन करने के बाद बचता है आपके पास। दिस इज ऑल अबाउट अनलेस एंड अनटिल। चलिए अब अनटिल और अनलेस के बाद वी विल टॉक अबाउट सच एज एंड सच दैट। आई एम श्योर दैट आपने बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी पढ़ी होंगी जिसमें सच एज और सच दैट का यूज़ होता है, और कभी कभी एक कॉमन सी स्टेटमेंट में ही हमें जहाँ लगता है सच एज आना चाहिए, लैंग्वेज वहाँ पे सच दैट लगा देती है एंड वाइस वर्सा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट विल टॉक अबाउट सच। सच इज अ कॉमन वर्ड। सच की पेयरिंग दो तरह से होती है। सच एज के साथ भी चलता है, सच दैट के साथ भी चलता है। तो फर्स्ट हाफ स्टेटमेंट का सच को लेके ही चलेगा, तो सच इज कॉमन। सच के बाद एज कब आता है और सच के बाद दैट कब आता है। चलिए पहले हम दो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उसके बाद से वी विल टॉक अबाउट दीज स्टेटमेंट्स कि हमें सच और दैट का डिफरेंस कहाँ से पता चला। द स्टेटमेंट इज countries such as Switzerland are, here should be is, countries such as Switzerland is famous for its beauty। ठीक है, और एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इट वॉज सच ए कोल्ड आफ्टरनून दैट वी स्टॉप्ड प्लेइंग। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई एरर नहीं है। एक में सच के साथ में एज चला है, एक में सच के साथ में दैट चला है। नाउ द कंडीशन इज फ्रॉम वेयर आई कम टू नो कि कहाँ पे मुझे एज लगाना है, कहाँ पे मुझे दैट लगाना है। इट इज़ वेरी मच ईजी। अगर आपकी स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट या फिर इंफॉर्मेशन है, दैट स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी दे रही है, तो आप सच के साथ एज लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट आपको किसी बात का रिजल्ट बता रही है, आप रिजल्ट कह सकते हो, कंक्लूजन कह सकते हो, क्रक्स कह सकते हो, अगर आपकी स्टेटमेंट आपको नतीजा बता रही है तो सच के साथ लगता है दैट। अब देखो, पहली स्टेटमेंट में कोई नतीजे वाली बात है क्या? सिंपल सी स्टेटमेंट है कि कंट्रीज जैसे कि स्विट्जरलैंड अपनी खूबसूरती के लिए बहुत फेमस हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं, फ्रूट्स सच एज मैंगो, एप्पल, mangoes, apples, grapes are rich in vitamins। तो ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन ही तो दी मैंने आपको कि फ्रूट्स जैसे कि आम हो गया, सेब हो गया, ग्रेप्स हो गया, इनमें अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं। ये क्या है? ये सिर्फ एक कॉमन इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपकी स्टेटमेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही है, सिर्फ जानकारी दे रही है, जनरली बोली गई है, ये शुड बी 1L।
अगर स्टेटमेंट सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन दे रही है आपको तो आपको सच के साथ में एज लगाना होता है। लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट आपको रिजल्ट बताए कि जो काम हुआ उसका नतीजा क्या निकला, तो सच के साथ में दैट लगता है। जैसे इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून, बड़ी ज़्यादा ठंड थी दोपहर के समय, तो फिर उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि हमने खेलना जो बंद कर दिया ठंड की वजह से। वी केम बैक टू आवर होम, हमने ठंड की वजह से बाहर नहीं रह पाए हम, और ठंड की वजह से वी केम बैक टू आवर होम, हम घर में वापस आ गए। जैसे एक मैंने स्टेटमेंट और लिख देती हूं मैं आपके लिए, इट वॉज सच अ टेरिबल इंसिडेंट दैट इट शॉक्ड अस ऑल। अब देखो क्या है, इट शॉक्ड अस ऑल नहीं, इट शॉक्ड, इट शुड बी, ये आपको फिर कंफ्यूज कर देगा कि अब अस ऑल क्यों लिखा है। इट शॉक्ड ऑल ऑफ अस। चलो अब देखो क्या स्टेटमेंट है, इट वॉज सच अ टेरिबल इंसिडेंट, जो इंसिडेंट था वो बहुत भयंकर था। अच्छा फिर क्या हुआ, क्या हुआ भयंकर होके? उसने हम सबको सदमे में डाल दिया। ठीक है, तो इंसिडेंट जो था उसके टेरिबल होने का नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि हम सब सदमे में चले गए। तो व्हाट यू विल कीप इन योर माइंड, सच के साथ एज तब आएगा जब आप सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल रहे हो, लेकिन सच के साथ दैट तब आएगा जब आप जो काम कह रहे हो उसका रिजल्ट बताओ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया कि जो दोपहर है वो इतनी ठंडी थी कि हमने खेलना बंद कर दिया, तो ठंड का नतीजा क्या निकला? हमने खेलना बंद कर दिया, हमारी गेम रुक गई। इसी तरह जो इंसिडेंट था वो इतना टेरिबल था, क्या नतीजा हुआ उसके टेरिबल होने का, उसके हॉरिफाइड होने का, उसका हॉरिफाइड होने का, उसके टेरिबल होने का नतीजा ये निकला कि हम सब सदमे में चले गए। लेकिन ये कॉमन स्टेटमेंट है कि एप्पल फ्रूट, एप्पल में, मैंगो में, बनानाज में विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसी तरह कंट्रीज जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है वो अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे हैं तो आप सच के साथ एज लगाएंगे, लेकिन अगर आप उस इंफॉर्मेशन का रिजल्ट बता रहे हैं तो आप सच के साथ लगाएंगे दैट। आई होप ये दो स्टेटमेंट्स, दो एग्जाम्पल्स इनफ हैं टू कन्वे यू द आइडिया, टू गिव यू द आइडिया कहाँ पे सच के साथ एज आएगा, कहाँ पे सच के साथ दैट आएगा। चलिए अब सच एज एंड सच दैट के बाद हम बात करेंगे क्लॉज की, एज क्लॉज की और सो क्लॉज की। आपने पढ़ा होगा, देखिए देयर इज़ नथिंग लाइक न्यू। आप सब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, कहीं ना कहीं सुनी होंगी। तो जब हम बात करते हैं एज की और सो एज की, देखिए आपका टाइटल है एज और सो एज। तो अब अगर हम एज और सो एज के बारे में बात करें तो पहले तो मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स छोटी छोटी ड्रॉ करूँगी, आपको उनको समझना है कि मैं क्या कह रही हूँ। ये जो मैंने बीच में बॉक्स बनाया, यहाँ पे ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री। इसका मतलब क्या है? सो और एज के बीच में जो भी लिखा जाएगा या एज और एज के बीच में जो भी लिखा जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगा। दूसरी बात, व्हेन इट कम्स टू एज इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। मतलब एज आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट भी बता सकते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट भी बता सकते हैं। बट अगर हम बात करें सो एज की, जब हम बात करते हैं सो एज की, इट इज नेगेटिव ओनली। ओके, और तीसरी बात, आफ्टर देम ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस।
इनके बाद जिस भी चीज़ की आप बात करेंगे वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं होंगे। अब ये जो 2-3 बातें मैंने आपको समझाई हैं, चलो उनको करके देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखी, शी इज एज टॉलर एज हरी। एक स्टेटमेंट लिखी, राधा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। ठीक। तीसरी स्टेटमेंट लिखी, राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हिम। चलो 3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे, अब वही 3 पॉइंट मैं आपको समझा रही हूं। मैंने आपको पहले पॉइंट में क्या समझाया कि इनके सेंटर में जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री में होगा, यही समझाया ना। तो देखिए एज और एज के बीच में क्या आया, टॉलर। टॉलर तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो ये गलत हो गया, हियर शुड बी टॉल। समझे? तो आपको याद रखना है, अगर वहां पे सो एज की जगह पे सो एज भी होता तब भी मैं टॉलर को काट के टॉल बनाती। तो आपको याद रखना है एज और सो एज के बीच में जो भी वर्ड आएगा, जो भी एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगा। दूसरा, राधा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। देखिए हमने लिखा कि एज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताता है, तो ये एज जो है नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनके दिमाग में एक ही बाइफर्केशन बैठा होता है कि एज इज पॉजिटिव, सो एज इज नेगेटिव। तो आपको याद रखना है एज कैन कन्वे पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, लेकिन अगर ये नेगेटिव बताता है तो इसके आगे आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट, राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हिम। अब देखो सो एज का केस लगा हुआ है, सो एज क्या बताता है, नेगेटिविटी बताता है, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया, इनके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, तो हिम ऑब्जेक्ट है, हियर शुड बी ही। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रही हूं और वो स्टेटमेंट क्या है, मुझे लगता है कि ये पॉइंट अब आपको याद हो गए होंगे क्योंकि उस तरफ मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं एंड एन एग्जाम्पल इज मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, many of the freedom fighters are as respectable as Gandhi ji, comma, if not more। ओके तो आपकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, आपकी स्टेटमेंट कह रही है मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स एज आर एज रिस्पेक्टफुल एज रिस्पेक्टेबल एज गांधी जी इफ नॉट मोर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या करना है, यहाँ पे हियर शुड बी एज रिस्पेक्टेबल नहीं रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि हम रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है किसी को इज्जत देना और रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है सम्मान योग्य होना। तो हम यहाँ पे सम्मान योग्य की ही बात कर रहे हैं, तो हियर शुड बी रिस्पेक्टफुल। ओके तो अब जरा देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। बहुत सारे स्टूडेंट ने इधर नॉट देखना है, इसको नेगेटिव मारना और फटाफट से इसको नेगेटिव बना देना है। नो, स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को वैसा ही सम्मान मिलता है जैसा गांधी जी को। तो स्टेटमेंट एज और एज के साथ बनी है, एज और एज पॉजिटिविटी दिखाता है। सेंटर वर्ड क्या होना चाहिए था, सेंटर वर्ड होना चाहिए था पॉजिटिव डिग्री में। तो यहाँ मैंने मोर या मोस्ट नहीं लिखाया, मोर रिस्पेक्टफुल या मोस्ट रिस्पेक्टफुल नहीं लिखा, पॉजिटिव डिग्री ही लिखी है रिस्पेक्टफुल, और ये सब्जेक्टिव केस होता है। तो गांधी जी इज वेरी मच अ नाउन, ये एक सब्जेक्टिव केस ही बना हुआ है। तो हम क्या याद रखेंगे, हम 3 इंफॉर्मेशन याद रखेंगे।
दैट इज एज और सो एज के मिडल का जो एडजेक्टिव होगा वो हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। दूसरा, सो एज नेगेटिव दिखाते हैं, लेकिन एज कैन रिप्लेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ स्टेटमेंट्स। और तीसरा, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगेंगे, सब्जेक्ट लगेंगे। अब सब्जेक्ट का मतलब होता है ही, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हिम। जो कर्ता की जगह ले सके वो सब्जेक्ट होता है। शी कैन राइट अ लेटर, शी इज अ सब्जेक्ट। हर कैन राइट अ लेटर कभी हो सकता है क्या? नहीं ना। शी कैन राइट अ लेटर फॉर हर, ये हो सकता है। हर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाता है, शी सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस को कंफ्यूज नहीं करना। जिस चीज से तुम स्टेटमेंट को स्टार्ट ना कर पाओ वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्टिव केसेस इसमें नहीं आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एज, एड एंड सो एज। सो एज और एज के सेंटर में एडजेक्टिव लगेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेंगे, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं। एज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस बता सकते हैं, लेकिन सो एज सिर्फ नेगेटिव बता सकता है, और ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास में और क्या है कंजंक्शन में जानने के लिए।